एक ठंडी अंधेरी बारिश से भीगी हुई रात है, शहर का एक बहुत ही पुराना सुनसान सा हिस्सा, और वहां एक पथरीली दीवार है। और अचानक उस गीली दीवार पर चमकते हुए कुछ रहस्यमयी अक्षर दिखाई देते हैं। मैजिक थिएटर, प्रवेश सबके लिए नहीं, सिर्फ पागलों के लिए। अब जरा सोचिए, अगर कोई रात में सड़क पर ऐसे ही चल रहा हो और उसे ये नियॉन साइन बोर्ड दिखे, तो क्या वो उस दरवाजे के अंदर जाने की हिम्मत करेगा? मुझे लगता है ज्यादातर लोग तो भाग जाएंगे वहां से। लेकिन ये सिर्फ एक दिलचस्प शुरुआत नहीं है, ये एक चुनौती है। आज का हमारा विषय है हरमन हेसे की बहुत ही प्रसिद्ध और रहस्यमयी रचना स्टेपनवॉल्फ। ये वाकई एक मास्टरपीस है। बिल्कुल। ये कहानी है हैरी हॉलो की, जो खुद को आधा इंसान और आधा भेड़िया मानता है। और आज हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं है, बल्कि उस पूरी मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया को समझना है जिससे हैरी गुजरता है। तो ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। मतलब हिस्से ने जब ये किताब लिखी थी, तब दुनिया दो महायुद्धों के बीच की एक अजीब सी बेचैनी से गुजर रही थी। एक ट्रॉमा था पूरी दुनिया में। बिल्कुल। लेकिन आज भी ये उन सभी लोगों की कहानी है जो इस आधुनिक दुनिया की तेज रफ्तार में खुद को कहीं खोया हुआ पाते हैं, जैसे समाज से पूरी तरह कटे हुए हों। राइट। हैरी उस इंसान का प्रतीक है जो बाहर से तो एक बहुत ही सामान्य से जिंदगी जी रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक भयंकर लड़ाई लड़ रहा है। और वो लड़ाई उसकी अपनी ही पहचान से है ना? अगर हम हैरी की जिंदगी को देखें, तो वो करीब 50 साल का एक आदमी है जो एक बहुत ही शांत, साफ सुथरे और मध्यम वर्गीय, जिसे हम बुर्जुआ कहते हैं, वैसे बोर्डिंग हाउस में रहता है। एक टिपिकल मिडिल क्लास सेटअप। और सबसे अजीब बात यह है कि मतलब वो एक तरफ तो समाज के इस पूरे दिखावे से नफरत करता है, लेकिन जब वो अपने घर की सीढ़ियों से गुजरता है ना, तो वहां रखे एक ओरोकेरिया के पौधे और फर्श से आने वाली वो तारपीन और मोम की जो साफ महक है, वो महक उसे बहुत शांति देती है। बिल्कुल, वो उस महक को अंदर खींचता है और बहुत सुरक्षित महसूस करता है। पर जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, बूम, वहां एक अलग ही दुनिया है। किताबों का ढेर, सिगार का धुआं, शराब की खाली बोतलें। मतलब एक तरफ वो व्यवस्था चाहता है, एक सुकून चाहता है, और दूसरी तरफ वो पूरी तरह से अराजकता में जी रहा है। ये जो तारपीन की महक और उसके अराजक कमरे का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही हैरी की सबसे बड़ी समस्या का एकदम सटीक चित्रण है। उसके अंदर दो प्रवृत्तियां आपस में भयंकर युद्ध कर रही हैं। आधा इंसान और आधा भेड़िया। राइट। एक तरफ उसका इंसानी हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो मोजार्ट का शास्त्रीय संगीत सुनता है, गोएथे की कविताएं पढ़ता है और जीवन के बड़े उच्च आध्यात्मिक अर्थ खोजता है। और दूसरी तरफ वो स्टेपनवॉल्फ है। हाँ, जंगली भेड़िया। ये भेड़िया समाज की इस झूठी शिष्टता, इस 9 से 5 की नौकरी वाली मानसिकता और खोखले मैनर्स पर दांत निकालकर हंसता है। मतलब जब भी हैरी का इंसानी रूप कोई बहुत महान या स्पिरिचुअल विचार सोचता है, तो अंदर बैठा भेड़िया उसे पाखंडी कहकर उसका मजाक उड़ाता है। वो खुद को ही लगातार जज कर रहा है। अगर इसे आज की नजरिए से देखें, तो मैं सोच रही थी कि ये मुझे हमारी कॉर्पोरेट दुनिया के इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक बहुत ही एक्सट्रीम रूप लगता है। मतलब हम सब हर सुबह एक प्रोफेशनल, सभ्य सा मुखौटा पहनते हैं। हम एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल पर अच्छी लगे, सब कुछ व्यवस्थित, सब कुछ एकदम साफ। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हम में से कई लोग एक जंगलीपन, एक आज़ादी की तड़प महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम बस कोई किरदार निभा रहे हैं। पर एक सेकंड, क्या हैरी का ये सोचना कि वो सिर्फ आधा इंसान और आधा भेड़िया है, ये खुद उसकी अपनी बनाई हुई एक दार्शनिक जेल नहीं है? आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। मतलब क्या वो खुद को थोड़ा ज्यादा ही गंभीरता से नहीं ले रहा? 100%। हैरी असल में अहंकार से भरा हुआ है। वो खुद को पीड़ा का जीनियस मानता है। पीड़ा का जीनियस, ये तो बहुत ही ईगोइस्टिक साउंड करता है ही। उसे लगता है कि आम लोग तो बस भेड़ बकरियों की तरह जी रहे हैं और केवल वही एक ऐसा इंसान है जो इस ब्रह्मांडीय दुख को समझ रहा है। तो उसे अपने दुख पर एक तरह का घमंड है। बिल्कुल। और उसकी सबसे बड़ी गलती यही है कि उसने अपनी पूरी जटिलता को सिर्फ 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक महान विचारक और एक खूंखार जानवर। और जब हम खुद को इतनी कठोर श्रेणियों में बांट लेते हैं ना, तो दुख तो होगा ही। इंसान इतना सरल थोड़ी होता है। और यहीं पर इस कहानी में वो मोड़ आता है जो वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक रात हैरी जब सड़क पर ऐसे ही भटक रहा होता है, तो उसे एक अजनबी से एक छोटी सी किताब मिलती है। इस किताब का नाम है ट्रीटाइज ऑन द स्टेपनवोल्फ, मतलब स्टेपनवुल्फ पर एक ग्रंथ। और ये कोई आम किताब नहीं है।
कोई अनजाना आदमी सड़क पर आपको एक किताब दे और जब आप उसे खोलें तो उसमें हूबहू आपकी ही मनोवैज्ञानिक स्थिति का पूरा कच्चा चिट्ठा हो। जैसे किसी ने आपके दिमाग को हैक कर लिया हो। हाँ, जैसे सब कुछ कागज पे उतार दिया हो। कि वो किताब हैरी की उस दोहरी पहचान वाले सिद्धांत की धज्जियां उड़ा देती है। हैरी जो सोचता था कि वो आधा इंसान और आधा भेड़िया है, किताब उसे साफ साफ बचकाना और मूर्खतापूर्ण कहती है। ग्रंथ समझाता है कि कोई भी इंसान सिर्फ दो आत्माओं से नहीं बना होता। ये मैं या अहंकार का सिर्फ एक होना, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो फिर हम क्या हैं? किताब कहती है कि इंसान एक प्यास की तरह है जिसमें सैकड़ों हजारों पड़ते हैं। हमारे अंदर हजारों आत्माएं, हजारों अलग अलग व्यक्तित्व एक साथ निवास करते हैं। तो मतलब हम अंदर से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बल्कि एक पूरा ब्रह्मांड है जिसमें बहुत से अलग अलग किरदार रह रहे हैं। ठीक यही बात। और ग्रंथ एक और बेहद दिलचस्प कंसेप्ट पेश करता है, सुसाइड्स या आत्मघाती लोगों का, कि ये उन लोगों की बात नहीं कर रहा है जो सच में अपनी जान ले लेते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हैरी जैसे लोग मौत को एक आपातकालीन निकास या इमरजेंसी एग्जिट की तरह देखते हैं। जैसे किसी इमारत में आग लगने पर भागने के लिए होता है। बिल्कुल। या जैसे घर में रखा फायर एक्सटिंग्विशर, आप उस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहते, लेकिन बस ये जानना कि वो वहां रखा है आपको रात में चैन से सोने देता है। तो मतलब हैरी ने मौत को अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। हाँ, उसने अपने 50वें जन्मदिन को अपना एग्जिट तय कर रखा है। ये विचार ही उसे रोजमर्रा की इस घुटन भरी जिंदगी को सहने की ताकत देता है। पर एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देने दीजिए। अगर ये किताब सही है, अगर हम वाकई एक प्याज की तरह है, हमारे अंदर हजारों परतें, हजारों रूप है, तो फिर ये दुनिया, ये समाज हमेशा में एक ही बोरिंग सांचे में क्यों ढालना चाहता है? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब हमेशा कहा जाता है कि एक अच्छे नागरिक बनो, एक कर्मचारी बनो, एक शांत इंसान बनो। क्या समाज का ये सरलीकरण ही हमारे डिप्रेशन का असली कारण नहीं है? देखिए, समाज हमेशा जटिलता से घबराता है। व्यवस्था और कानून बनाए रखने के लिए समाज को चाहिए कि हर इंसान एक इकाई की तरह, एक यूनिट की तरह बर्ताव करे, प्रिडिक्टेबल रहे। राइट। अगर कोई व्यक्ति कल को ये कह दे कि उसके अंदर एक संत भी है, एक चोर भी है, एक कलाकार भी है और एक हिंसक जानवर भी, और वो इन सबको जीना चाहता है, तो समाज उससे तुरंत पागल घोषित करके मानसिक अस्पताल में डाल देगा। मतलब समाज हमें एक नाम, एक पेशा और एक पहचान सिर्फ इसलिए देता है ताकि हमें कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल। और हैरी इसी कंट्रोल के खिलाफ घुट रहा है। और ये घुटन अपने चरम पर तब पहुंचती है जब हैरी एक प्रोफेसर के घर डिनर पर जाता है। वहां जो कुछ होता है ना, वो हैरी के लिए बर्दाश्त से एकदम बाहर था। वो प्रोफेसर वाला सीन बहुत इंटेंस है। राजनीति की ऐसी खोखली, संकीर्ण और दखियानुसी बातें करता है कि हैरी को अचानक उस पूरे सभ्य समाज के पाखंड से घिन आ जाती है। उसे लगता है कि ये सो कॉल्ड पढ़ा लिखा वर्ग अंदर से कितना सड़ा हुआ है। उसका मोह भंग हो जाता है पूरी तरह से। हाँ, वो उस डिनर से भाग निकलता है और तय करता है कि बस अब समय आ गया है, वो घर जाकर अपनी जान ले लेगा। लेकिन तभी एक छोटे से अनजान सराय में उसकी मुलाकात हर्मिन से होती है। हाँ, हर्मिन का आना इस कहानी में एक भूचाल की तरह है। वो हैरी के जीवन में कोई लंबी चौड़ी दार्शनिक बहस लेकर नहीं आती। वो हैरी के दिमाग को नहीं, उसके शरीर और उसकी इंद्रियों को जगाती है। मतलब फिजिकल सेंसेशंस। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर्मिन उसे उसके बचपन के एक दोस्त हरमन की याद दिलाती है। एक तरह से वो हैरी के ही उस खोए हुए युवा और लापरवाह रूप का एक रिफ्लेक्शन है। वाह, तो वो उसे शीशा दिखा रही है एक तरह से। बिल्कुल। जब वो देखती है कि हैरी अपनी भारी भरकम सोच के बोझ तले दबकर मर रहा है, तो वो उसे कोई ज्ञान नहीं देती, वो सीधे उसे आदेश देती है। वो उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है। हाँ, और उसका सबसे पहला आदेश क्या था? नाचना सीखना, फॉक्सट्रॉट। मुझे ये हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब सोचिए, एक आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी गोएथे के साहित्य और मोजार्ट की सिम्फनी में अर्थ खोजता रहा, जो खुद को महान मानता था। राइट। उसे एक सराय में एक लड़की कह रही है कि तुम्हें नाचना नहीं आता, इसलिए तुम दुखी हो, और वो सच में उसे डांस फ्लोर पर उतार देती है। ये सिर्फ एक डांस नहीं था, ये क्या था? ये हैरी का अपने शरीर में वापस लौटना था। आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? क्या? वो सिर्फ एक दिमाग बनकर रह गया है, स्क्रीन घूरता हुआ, सोचता हुआ, हर चीज का एनालिसिस करता हुआ। हैरी बौद्धिक रूप से पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका था। ओह, पैरालाइज्ड बाय ओवरथिंकिंग। एकदम सही। जब वो नाचना सीखता है तो वो पहली बार बिना सोचे सिर्फ लय को महसूस करता है। ये जो शारीरिक गति है ना, ये उसके उस अति सक्रिय दिमाग को बाईपास कर देती है
जो उसे आत्महत्या की तरफ ढकेल रहा था। वो अपने शरीर को महसूस करने लगता है। हाँ, हरमीन उसे जीवन की साधारण खुशियों जैसे अच्छा खाना, शारीरिक स्पर्श, नाचना, इन सब का महत्व समझाती है। और इसी प्रोसेस में वो उसे मारिया नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की और पाब्लो नाम के एक रहस्यमयी जैज संगीतकार से मिलवाती है। पाब्लो एक ऐसा संगीतकार है जो बस अपनी धुन में मस्त रहता है। हैरी, जो उच्च कला का पुजारी है, वो पाब्लो से शास्त्रीय संगीत की महानता और उसके मीनिंग पर लंबी चौड़ी बहस करना चाहता है। लेकिन पाब्लो से हाड़ी ही नहीं देता। बिल्कुल, पाब्लो उसे कैसे इग्नोर करता है, वो रवैया मुझे बहुत ही मजेदार लगता है। लेकिन मुझे एक बात समझनी है, क्या पाब्लो ये कह रहा है कि एक साधारण सा जैज या पॉप गाना मोज़ार्ट की किसी महान सिम्फनी के बराबर है? ये तो कला का अपमान नहीं हुआ? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या उच्च कला और साधारण मनोरंजन के बीच की खाई केवल हमारे दिमाग का एक भ्रम है? पाब्लो का दर्शन कला को बौद्धिक तराजू पर तौलने के सख्त खिलाफ है। अच्छा, तो उसका मानना क्या है? जब हैरी संगीत के महान अर्थ की बात करता है, तो पाब्लो कहता है कि संगीत का उद्देश्य किसी को सही गलत पढ़ाना या दर्शन समझाना नहीं है। संगीत का काम है लोगों के थके हुए चेहरों पर मुस्कान लाना, उनके पैरों में थिरकन पैदा करना। बिल्कुल, उनके अंदर जीवन की ऊर्जा भरना। अगर एक साधारण सा जैज संगीत बज रहा है और लोग डांस फ्लोर पर अपने सारे गम भुलाकर एक दूसरे के साथ झूम रहे हैं, तो वो संगीत अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। मतलब कला का काम लोगों को जोड़ना और खुश करना है, न कि उन्हें और कॉम्प्लेक्स बनाना। राइट। पाब्लो समझाता है कि ये जो उच्च कला और सस्ते मनोरंजन के बीच का भेद है ना, ये सिर्फ बुद्धिजीवियों का अहंकार है और कुछ नहीं। और हैरी धीरे धीरे ये बात समझता भी है। वो मारिया के साथ शारीरिक प्रेम की सुंदरता को महसूस करता है, वो भी बिना किसी गिल्ट के। वो जो भेड़िया बनकर दुनिया पर गुर्राता रहता था, अब एक अलग ही सुर में सांस ले रहा है। वो बदल रहा था। हाँ, और ये सब उसे तैयार कर रहा था उस एक रात के लिए। कथा का जो चरम है, फैंसी ड्रेस बॉल, साल का सबसे बड़ा जश्न, चारों तरफ मास्क पहने हुए लोग, तेज संगीत और बेतहाशा भीड़। इंटॉक्सिकेशन ऑफ द मास। राइट। हैरी, जो हमेशा अकेलेपन में जिया, आज इस भीड़ के नशे में पूरी तरह डूब जाता है। उसका अहंकार पिघल जाता है। उसे महसूस होता है कि इस विशाल भीड़ में वो भी बस एक कतरा है। और तभी उस उन्माद के एकदम पीक पर पाब्लो उसके पास आता है और उसे आमंत्रित करता है मैजिक थिएटर में। और यहाँ एक शर्त है। हाँ, दरवाजे पर लिखा है कि प्रवेश की कीमत है अपना दिमाग। और यही वो हिस्सा है जहां ये कहानी पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और रहस्यमयी हो जाती है। अपना दिमाग प्रवेश की कीमत इसलिए है क्योंकि तर्क, लॉजिक और अहंकार के साथ आप अपने अवचेतन यानी सबकॉन्शियस की गहराई में जा ही नहीं सकते। आपको अपना लॉजिक बाहर छोड़ना होगा। बिल्कुल। मैजिक थिएटर में घुसने से पहले पाब्लो हैरी को एक आईना दिखाता है। वो कहता है कि अंदर जाने से पहले तुम्हें अपनी इस आधा इंसान आधा भेड़िया वाली जो रिजिड इमेज है उसे मिटाना होगा। और ये मिटती कैसे है? किसी पत्थर या हथियार से नहीं, हंसी से। पाब्लो हैरी को अपने उस गंभीर दुखी चेहरे पर हंसना सिखाता है, और जैसे ही हैरी हंसता है, शीशा टूट जाता है। और शीशा टूटते ही नजारा एकदम से बदल जाता है। हैरी के हजारों रूप, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, चारों ओर उस थिएटर के गलियारों में फैल जाते हैं। ये बहुत ही सीरियन मोमेंट है। वो सब जो दमित था वो बाहर आ जाता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर हमारे अंदर का हर एक छुपा हुआ इंसान अचानक बाहर आ जाए और हम उसके साथ बातचीत कर सकें, तो ये सोचना ही कितना खौफनाक और रोमांचक है। मैजिक थिएटर असल में हैरी के अपने ही अवचेतन मन की एक भूल भुलैया है। हर कमरा, हर दरवाजा उसके मन के एक दबे हुए हिस्से की तरफ खुलता है। जैसे एक कमरा है जिसका नाम है जॉली हंटिंग। हाँ, वो युद्ध वाला कमरा। राइट। यहाँ एक अजीब ही युद्ध चल रहा है, इंसानों और मशीनों, खासकर कारों के बीच। हैरी, जो असल जिंदगी में युद्ध का सख्त विरोधी था, एक शांतिवादी इंसान था, वो यहाँ पूरी खुशी और जंगलीपन के साथ बंदूकों से कारों पर गोलियां चला रहा है। ये तो एकदम उल्टा हो गया। क्योंकि ये उसके अंदर की वो आदिम हिंसा है जो आधुनिक सभ्यता की मशीनी रफ्तार से नफरत करती है। वो दबी हुई थी। बिल्कुल। ये मुझे आज के समय के रोड रेज या ट्रैफिक में फंसकर जो एक झल्लाहट होती है ना, वैसा लगता है।
हम सब बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से कभी कभी मन करता है कि बस सब कुछ तोड़ फोड़ दें। हैरी वहां अपने इस दबे हुए गुस्से को पूरी तरह से बाहर निकाल रहा था। वो अपने डार्क साइड को जी रहा था। और फिर वो एक और कमरे में जाता है जहां लिखा था व्यक्तित्व का निर्माण या चेस गेम। वहां एक शतरंज का खिलाड़ी बैठा है। वो खिलाड़ी हैरी की आत्मा के अनगिनत टुकड़ों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करता है और उन्हें जोड़कर एक नया व्यक्तित्व बना देता है। ये शतरंज का खेल बहुत ही गहरा प्रतीक है। वो खिलाड़ी हैरी को सिखाता है कि जिंदगी किसी एक तय पहचान से बंधी नहीं है। मतलब हम फिक्स्ड नहीं हैं। नहीं, समाज आपको जो एक नाम या पद देता है वो कोई अंतिम सत्य नहीं है। आप अपने अंदर की मोहरों को जैसे चाहें वैसे सेट कर सकते हैं। आप हर दिन एक नई कहानी, एक नया रूप रच सकते हैं। और एक और डरावना कमरा था जहां स्टेपन वॉल्फ को साधना दिखाया जाता है। वहां हैरी देखता है कि एक भेड़िया इंसानों की तरह बर्ताव कर रहा है और एक इंसान जानवर की तरह रेंग रहा है। हैरी अपने अंदर के उस आदिम जानवर को देख रहा है जिससे उसने हमेशा जंजीरों में बांध कर रखा था। तो इस थिएटर में हैरी वो हर काम करता है जो उसने असल जिंदगी में डर या मोरालिटी के कारण नहीं किया था। ये तो पूर्ण आजादी है। पूर्ण आजादी तो है, लेकिन ये पूर्ण आजादी बहुत ही खतरनाक भी साबित होती है, क्योंकि इस थिएटर का अंत एक बहुत बड़े सदमे के साथ होता है। हैरी जब आखिरी कमरे में पहुंचता है तो वो एक ऐसा दृश्य देखता है जो उसके अंदर के उस पुराने, ईर्ष्यालु और संकीर्ण इंसान को वापस जगा देता है। वो पुराना हैरी वापस आ जाता है। हाँ, वो देखता है कि हर्मिन और पाब्लो एक साथ निर्वस्त्र सो रहे हैं। अब हर्मिन ने बहुत पहले हैरी से मजाक में कहा था कि वो एक दिन उसके हाथों से मरना चाहेगी। एक अजीब सी इच्छा थी वो। और यहाँ हैरी के अंदर की जेलसी और उसका पुराना गंभीर रूप फिर से हावी हो जाता है। वो एक अजीब से सम्मोहन में अपनी जेब से चाकू निकालता है और हर्मिन के सीने में घोंप देता है। रुको, वो एक जादुई दिमागी दुनिया में सचमुच हत्या कर देता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हैरी अभी भी पूरी तरह से बदला नहीं था। उसका वो अहंकार, उसकी किसी पर अधिकार जताने की वो जो बुर्जुआ सोच थी, वो पोजेसिवनेस, वो अभी भी जिंदा थी। उसने उसे जाने नहीं दिया था। उसने उस मैजिक थिएटर के जादुई खेल को, उस भ्रम को असली वास्तविकता मान लिया। उसने उस खेल के हास्य को बर्बाद कर दिया। उसने उसे बहुत गंभीरता से ले लिया और सचमुच खून कर दिया। ओह, ये तो बहुत ट्रैजिक है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दार्शनिक रहस्य खुलता है, मोजार्ट का प्रवेश। लेकिन ये वो मोजार्ट नहीं है जिनकी हैरी पूजा करता था। हाँ, ये मोजार्ट आधुनिक कपड़ों में है और वो अचानक एक रेडियो चालू कर देते हैं। मतलब वो रेडियो से मोजार्ट का ही कोई बहुत महान शास्त्रीय संगीत बजाते हैं, लेकिन रेडियो की क्वालिटी इतनी खराब है, उसमें इतनी गड़गड़ाहट और स्टैटिक है कि वो पवित्र संगीत पूरी तरह से बिगड़ कर आ रहा है। हैरी इस बात पर एकदम भड़क जाता है। उसे लगता है ये संगीत का अपमान है। हाँ, वो कहता है कि इस दैवीय संगीत को इस तरह की फटी हुई आवाज वाले रेडियो पर क्यों बजाया जा रहा है। रेडियो यहाँ सबसे शक्तिशाली एनालॉजी है। मोजार्ट हैरी को समझाते हैं कि ये रेडियो असल में वास्तविक जीवन या इस दुनिया का प्रतीक है, और जो संगीत है वो ईश्वरीय आदर्श और सच्चाई है। अच्छा, तो दुनिया रेडियो है और आदर्श वो संगीत है। बिल्कुल। जब कोई महान आदर्श या पवित्र विचार इस दुनिया में आता है तो वास्तविकता उसे हमेशा विकृत कर देती है, डिस्टॉर्ट कर देती है। जैसे समाज के नियम, राजनीति। हाँ, दुनिया का शोर, रोजमर्रा की भागदौड़, ये सब उस रेडियो की गड़गड़ाहट की तरह है जो असली संगीत को बिगाड़ देती है। हैरी जीवन भर इसी विकृति पर, दुनिया के इस उबाऊपन पर गुस्सा करता रहा। वो हमेशा कंप्लेन करता रहा कि दुनिया परफेक्ट नहीं है। मोजार्ट कहते हैं कि हमें इस गड़गड़ाहट पर गुस्सा करने के बजाय, रेडियो को तोड़ने के बजाय, उसके पीछे छिपे असली संगीत को सुनना चाहिए। हमें जीवन की इस कमजोरी और बेतुकेपन पर हंसना सीखना चाहिए। क्या बात है! मतलब रेडियो को मत तोड़ो, बस खराब आवाज पर हंस दो और पीछे के संगीत को फील करो। लेकिन हैरी ने क्या किया? उसने मैजिक थिएटर के खेल में सचमुच चाकू चला दिया। उसने उस चित्र को हकीकत मान लिया और उसे खून से गंदा कर दिया। उसने हंसी खो दी। तो इस सब का क्या मतलब है? मोजार्ट उसे इस हत्या के लिए क्या सजा देते हैं? मोजार्ट उसे मौत की सजा नहीं देते। मौत तो हैरी वैसे भी चाहता था। वो तो उसके लिए इमरजेंसी एग्जिट था। हाँ, आसान रास्ता। मोजार्ट कहते हैं कि हैरी में हास्य की कमी है, ह्यूमर की कमी है, इसलिए उसे अनंत जीवन की सजा मिलती है, इटर्नल लाइफ, जीने की सजा। बिल्कुल। उसे अभी भी जिंदा रहना है, उसे शतरंज के मोहरों को फिर से सजाना है, उसे जीवन का ये खेल दोबारा खेलना है, और इस बार
उसे दुनिया की बेतुकी बातों पर और सबसे जरूरी खुद पर हंसना सीखना है। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि एक मौका है कि वो अपनी हजारों आत्माओं के साथ एक नया खेल शुरू करें।